नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और फ्रेम में जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं ओपी चौधरी। ये छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नाम है जो अपरिचित नहीं है। आईएएस रहे हैं, बहुत प्रभावशाली आईएएस रहे हैं। आईएएस वर्ग में एक जो सबसे बड़ा एक वो फेम होता है कलेक्टर होना, तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्रीम शहरों के, क्रीम ज़िलों के कलेक्टर रहे और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन अब भी बीजेपी में सक्रिय हैं और हालिया दिनों अमित शाह के कार्यक्रम के मंच संचालक के रूप में फिर एक बार नज़रों में आए हैं। ओपी चौधरी जी, आपका स्वागत है और सीधे सवाल है मेरा कि आईएएस की अच्छी भली नौकरी थी आपकी, ठीक ही चल रहा था, ये कहाँ आप ये पंजा कमल झाड़ू ये सब के चक्कर में फंसे, क्या हो गया आपको? देखिए, भारत के लोकतंत्र में हम लाइक करें या डिसलाइक करें, लव करें या हेट करें, बट मैं मानता हूं कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। मगर इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया क्योंकि ये सिस्टम में देश के, प्रदेश के, समाज के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसी तरह से चलेगा जैसे पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा। इवन सामाजिक सिस्टम को भी काफ़ी हद तक राजनीतिक सिस्टम प्रभावित करता है। आर्थिक सिस्टम भी राजनीतिक सिस्टम के हिसाब से चलता है और जो अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी देश में। महर्षि चाणक्य ने कहा है कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। तो इसलिए राजनीति की इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। कठिन है रास्ता, मगर मैंने इस चुनौती को जीवन में स्वीकार किया और मैं आनंद के साथ इस काम को कर रहा हूँ। लेकिन जो पहला चुनाव आप लड़े जी, उसमें आप ये जो थी कि अच्छे लोग ना आए, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र में सबसे अहम है सियासत में कि चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, जीतेंगे तो कुछ बात बनेगी, कुछ होगा। तो आप तो चुनाव ही हार गए सर, तो फिर चाणक्य जी की बाकी बात का क्या होगा? देखिए, राजनीति में हम किसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, सरकारें बनती हैं, कई बार नहीं बनती हैं, विपक्ष की भूमिका मिलती है, लेकिन सबका अपना अपना रोल है, मैं इस बात को मानता हूँ। और लोकतंत्र में जितनी बड़ी भूमिका सरकार की, रूलिंग पार्टी की है, उसी तरह की एक बड़ी भूमिका विपक्षी दल की भी है। तो एक विपक्षी दल के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को हमें काम करने का जो अवसर जनता ने हमारे लोकतंत्र में, छत्तीसगढ़ में प्रदान किया है, तो उसमें भी हम एक अच्छा काम कर सकते हैं और वो भी समाज के लिए उतना ही ज़रूरी है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से आपकी बात से भी मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ कि रूलिंग पार्टी में आपकी पार्टी रहती है तो आप एग्जीक्यूटिव के रोल में आपकी पार्टी जो चाहती है समाज में, देश में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में बदलाव करना, उस बदलाव को ला सकते हैं। लेकिन राजनीति में तो ये हिस्सा है, कभी आप विपक्ष में रहेंगे, कभी रूलिंग पार्टी में रहेंगे, ये सतत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है और उसके लिए मेंटली हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और उसके पहले एक बहुत मेधावी छात्र के रूप में आपकी एक जर्नी रही है लंबी, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा परिपक्व आप राजनीति में आने के बाद हुए, क्या लगता है आपको? हाँ, मैं पहले भी जीवन के हर सफ़र का, हर मोड़ का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। स्टूडेंट लाइफ में भी गांव की गलियों से निकल करके जाना, हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करके निकलना और आईएएस की जर्नी को दिल्ली में जा कर के पूरा करना एक कठिन रास्ता था, चुनौतीपूर्ण था। उसका अपना आनंद था, उसने भी बहुत अनुभव दिए, बहुत मजबूत बनाया मुझे। और उसके बाद प्रशासन में रहते हुए काम करना, वो भी अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। आप एक छोटे जगह से आए रहते हैं, आपके फैमिली का उस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो आपको कई तरह के नए एक्सपोजर मिलते हैं, भारत का, देश को समझने का, सिस्टम को समझने का, मीडिया को समझने का एक अवसर मिलता है। तो आईएएस के रूप में भी एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लेकर दंतेवाड़ा तक, कैपिटल नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर तक, जांजगीर के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर रायपुर के शहरी क्षेत्रों तक काम करने का अवसर मिला। उसने भी इनरीच किया कहीं ना कहीं मेरे अनुभव को। और निश्चित रूप से आपने जो आखिरी बात कही कि राजनीति आकर वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। आप चारों तरफ से खुले ओपन ग्लास के बीच में रहते हैं और हर तरह की चुनौतियों के बीच में रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये अनुभव सबसे बृहद और गहरा अनुभव है। आपके फेसबुक प्रोफाइल को देख रहा था मैं, कई बार नज़र जाती भी है जी, ये पॉलिटिक्स को लेकर आपकी टिप्पणियाँ उसमें कम होती हैं, ज़्यादा मैं देखता हूँ फोकस आप जो यूथ है उसको आप कहीं कहीं वेब सेमिनार करते हैं, कहीं कुछ करते हैं और एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रतिक्रियाएं रहती हैं, खूब शेयर होता है, खूब उसके व्यूज़ होते हैं। जब आप यूपीएससी को लेकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो ओपी कहीं इस दिशा में भी अपना रास्ता खोज रहे हैं क्या कि यार छोड़ो ये राजनीति, मैं इधर काम कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है?
मैं तो मल्टी डायमेंशनल लाइफ जीने पे ही हमेशा भरोसा करते आया हूँ और उसका अपना आनंद होता है। राजनीति मुख्य रूप से, अभी मैं राजनीति में मुख्य रूप से काम कर रहा हूँ और वो मुख्य रूप से बड़ी भूमिका उसकी है ही। लेकिन आपने जैसे कहा कि युवाओं के बीच में सकारात्मक काम करना, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, अदर चीज़ों के लिए भी उनको हम एक निराशा हताशा में कोई युवा हो तो उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना, इसकी कोशिश मैं बड़ी प्राथमिकता के साथ करता हूँ। और अलग अलग तरह के काम करने पे मैं बिलीव करता हूँ। लिखने का भी मेरे को शौक़ है, थोड़ा बहुत लिख भी रहा हूँ, अभी पब्लिश कराना दूर है, लेकिन लिखने का भी थोड़ा शौक़ है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट का भी मेरे को शौक़ है, एक पैसन है वो भी मेरा। इसी तरह से अभी मैंने एक नया पैसन चालू किया एग्रीकल्चर का, तो प्रोग्रेसिव फार्मिंग करके केला, नारियल और चीकू की फार्मिंग कर रहा हूँ और एक मॉडल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ गांव में कि किसान खेती के माध्यम से भी बड़े अपने लाइफ में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आईएएस सब शायद नहीं बन सकते, आईएएस बनाने की हम कोशिश करते हैं हमारे प्रदेश के क्षेत्र के बच्चों को, देश के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को, लेकिन सब शायद आईएएस नहीं बन सकते। लेकिन अच्छी खेती बहुत सारे लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास एग्रीकल्चर एरिया है। तो मैंने खेती को भी एक नया पैशन के रूप में अपना डेवलप किया है। तो इन सारे कामों को मैं करने में एक आनंद का अनुभव करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से राजनीति अभी मुख्य काम है। अच्छा, राजनीति बेहतर कौन करता है? आपके सामने कई दृष्टांत उदाहरण है, प्रदेश में ही चलते हैं। डॉक्टर रमन की राजनीति अच्छी लगती है आपको, भूपेश बघेल जी की राजनीति अच्छी लगती है, किसकी राजनीति लगती है कि यार ये बहुत मारक है, सीखने लायक तो है, भले विरोधी क्यों ना हो? कुछ है ऐसा? देखिए, मतलब हर व्यक्ति के लाइफ को मैं देखते रहता हूँ, ऑब्जर्व करते रहता हूँ। जैसे रमन सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी में, या बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, या अभी अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, या विष्णुदेव साय जी हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष, इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। उन सब के राजनीतिक यात्रा को, उनके कार्यविधि को मैं देखते रहता हूँ। इवन कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों के वर्किंग को देखते रहता हूँ और हर एक की राजनीति से कुछ ना कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करता हूँ और अपने में उसे उतारने की कोशिश भी करता हूँ। नहीं, ये तो थोड़ा सा प्रशासनिक रूप से आप घूम गए, मैं तो सीधी बात कर रहा था। मैंने कुछ नाम दिए थे, तो भूपेश जी का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हो आप। क्या अच्छाई क्या है उन्हें बताइए ना। भूपेश जी की जो राजनीति है, मैं जितना ऑब्जर्व करता हूँ, वो नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा चले जाते हैं और जो मेन कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए वो एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं कर पा रहे हैं, मुझे फील होता है। और जैसे वो विपक्ष में रहते थे, जिस तरह का उनका एटीट्यूड, तेवर, उसी को अभी लेकर चल रहे हैं, ऐसा कई बार मुझे एहसास होता है। उनको एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, एक संवैधानिक एग्जीक्यूटिव के मुखिया के रूप में अपने रोल को बदलना चाहिए, जो वो नहीं करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन राजनीति में तो जो उनकी कलाएं हैं, जो आप जिनको आप नेगेटिविटी बता रहे हैं, वो एक अनिवार्य योग्यता है। क्या वो सीखने लायक नहीं है? देखिए, आप योग्यता को अपने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब आप एक मुख्यमंत्री के रूप में होते हैं तो आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा बहुत ही गरिमामयी होनी चाहिए और एक विज़न लेकर स्टेट के लिए काम करना चाहिए किसी भी मुख्यमंत्री को। तो वो विज़न का मुझे बड़ा घोर अभाव दिखता है और हर जगह तत्कालिक राजनीतिक लाभ उनकी राजनीति में मुझे दिखाई देता है। बीजेपी के अंदर जो अभी नज़ारा दिख रहा है, बीते खासकर इस 2018 के बाद, ये जो आखिरी के 6 महीने हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, जो आपका केंद्रीय दल है, नेतृत्व है, वो अब पहली पंक्ति पर नहीं, दूसरी पंक्ति पर नहीं, तीसरी और चौथी पंक्ति में से तलाश रहा है लोगों को। ओपी इनमें से क्या अपने आप को पाते हैं उस क्यू में, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, जिनकी तलाश चल रही कि इनमें से लाओ नेतृत्व आगे? देखिए, मैं क्यू में कहाँ खड़ा हूँ ये मैं बिलीव ही नहीं करता, क्यू के कॉन्सेप्ट पे ही बिलीव नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पारदर्शी पार्टी है और योग्यता को खोज कर निकालने वाली पार्टी है। इसमें कोई परिवारवाद को, वंशवाद को स्थान नहीं है। इसमें योग्यता पर आधारित मेरिट बेस्ड वर्किंग, आप वर्क करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अवसर दिया जाएगा, उस पर बिलीव करने वाली पार्टी है। और हमने अगर राजनीति ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी पे बिलीव करता हूँ इसलिए ज्वाइन किया है और उसकी वर्किंग पे बिलीव करता हूँ इसलिए ज्वाइन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपने आप को सौंप दिया है। अब मेरा क्या उपयोग करना है, कहाँ संगठन मुझे किस जगह पे, किस समय पे कहाँ फिट पाता है, वो संगठन को डिसाइड करना है। मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता कि मुझे कहाँ क्या दिया अवसर दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा।
आई नेवर थिंक ऑन दोज लाइंस। और अभी भी जैसे संगठन का गठन हो रहा है तो मैं कभी किसी से जाके नहीं बोलता कि मुझे ये बना दो वो बना दो। संगठन जो भी जिम्मेदारी देता है उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता हूँ। मोदी G20 का प्रदेश संयोजक बना है तो उसके लिए काम कर रहा हूँ। अभी प्रदेश प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी दी है तो उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरकार को लोकतंत्र में एक कंस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव पोजीशन का जो रोल होना चाहिए उसको एक प्रवक्ता के रोल को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इस लाइन में कभी नहीं सोचता कि मुझे पार्टी क्या बनाएगी। मैं उन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके राजनीति में आया हूँ और मैं निश्चित रूप से पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे 100% ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूँगा। मोदी G20 से जुड़ा एक किस्सा है, उसको पूछूंगा अगला, लेकिन एक सवाल उसके पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है, प्रासंगिक है। आईएएस के जब आप आईएएस होते हैं, अभी भी जो आईएएस हैं मैं उनको देखता हूं कि वो काफ़ी अपने जो उनका एक ऑरा होता है, आईएएस एक आईएएस के साथ अक्सर खड़ा होता है, उनका एसोसिएशन बहुत प्रभावशाली होता है, मगर फिर भी कहीं कहीं गुटबाजी हो जाती है। आप जब राजनीति में हैं, अभी जब भाजपा में हैं, तो यहाँ पर भी गुटबाजी है, तो ये गुटी संतुलन कैसे साधते हैं ओपी आप? मैं इस पर ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाता हूँ। पार्टी संगठन जो काम देता है वो मैं करता हूँ और सबका सम्मान करना, जो बड़े हैं सबका सम्मान करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से या किसी गुटीय रूप से किसी को अनावश्यक मेरे कार्यों से किसी प्रकार की असुविधा असहजता ना हो, इसका मैं पूरा प्रयास करता हूँ। संगठन जो काम देता है उसे ईमानदारी से करता हूँ। मैं इस बात को कोई दिमाग नहीं लगाता कि कौन क्या है, क्या गुट है, क्या नहीं है। आई नेवर थिंक ऑन दोज लाइंस। मोदी G20 का मंच था, अमित शाह बिल्कुल आने वाले थे, मंच का संचालन आप कर रहे थे। मंच माला माइक नेता इनसे बचता नहीं है, कुछ नेता भी थे मंच पे और आपने बड़े शिष्टता के अंदाज में, जो आपकी शैली है, आपने कहा मंच खाली कर दीजिए। मंच खाली भी हुआ, 2 बार आपने इस बात को कहा और तालियां बजी और ओपी जिंदाबाद भी हुआ और आपको हाथ जोड़ना पड़ गया। इसको किस रूप में देखें हम लोग? देखिए, जब हम कोई बहुत मतलब देश के गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था और ऐसे कार्यक्रम में अनुशासन को स्थापित करना, वहाँ मंच संचालन जो कर रहा होता है उसको तात्कालिक परिस्थितियों को नियंत्रित करना एक स्वाभाविक जिम्मेदारी होती है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग थे कि सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम देख रहे थे कि थोड़ी कई लोगों को, हमारे सीनियर लोगों को स्थापित करने के लिए थोड़ा हमको आग्रह करना पड़ रहा था। तो हम नीचे भी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे। उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है ऊपर स्टेज में भी व्यवस्था को बनाए रखना। और कई बार हो जाता है कि लोग उतना डिसिप्लिन उसको ध्यान नहीं दे पाते एक आध लोग। तो इसके लिए मैंने एहतियातन इस चीज़ को बोला था कि जहाँ जिसकी ड्यूटी है वो वहाँ पर रहें। और ये मैंने कहा, जैसे कई बार होता है कि बड़ा VVIP प्रोग्राम हो, बड़े इम्पॉर्टेंट लोग हों और कई बार कुछ मूवमेंट पीछे स्टेज में हो जाता है, उसको भी बड़ा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है, हर जगह लाइव होता रहता है। तो इस तरह के पीछे के मूवमेंट भी स्टेज में उचित नहीं लगते हैं। इसीलिए जो स्टैंडर्ड के अच्छे ऑडिटोरियम है उनमें पीछे से गलियारा बनाया जाता है। तो उस तरह का गलियारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भी बना है। तो उन सब बातों को मैं पहले से बता रहा था ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। और उसके बाद जो व्यक्तिगत नारे मेरे ऊपर लगाए तो मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन भी किया, करबद्ध करके मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी के व्यक्तिगत नारे ना लगाइए। वो भी अनुशासन का हिस्सा होता है कि किसी के व्यक्तिगत नारे इतने बड़े कार्यक्रम के बीच में ना लगाए जाएं। तो मैं एक मंच संचालक के रूप में अनुशासन स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहा था और सबने सहयोग किया और उसके कारण अनुशासित ढंग से गृह मंत्री जी का इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया। आप कभी चंद्रपुर पर नज़र मंडराते दिखते हैं, आप कभी रायगढ़ पर रुचि दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या क्या है, मतलब किस जगह से लड़ेंगे? खरसिया नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है। नहीं, खरसिया में मैं लगातार संगठन के सारे काम तो खरसिया में करता भी रहता हूँ। और इसके अलावा मैं जो दूसरी जगह भी अगर मुझे पार्टी अगर चुनाव लड़ाना चाहती है या खरसिया में लड़ाना चाहती है या चुनाव लड़ाना नहीं चाहती है, वो सब निर्णय संगठन का है। संगठन जो निर्णय करेगा उसके अनुसार मैं काम करूँगा। क्या आपको वो चीज़ बड़ी प्रेरणादायक लगती है जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए और फिर पार्टी ने कहा नहीं मुख्यमंत्री तो यही बनेगा? तो कहीं ऐसा लगता है कि आपको कि यार जब पार्टी को बनाना, पार्टी तो मुख्यमंत्री बना देती है, चुनाव हारने जीतने से क्या होता है? ऐसा कुछ है विजन में? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने निर्णय मेरिट के बेसिस पे बहुत नाप तोल कर लेती है और बेस्ट डिसीजंस आज भारतीय जनता पार्टी में हो पा रहे हैं।
तो इस तरह के निर्णय लेने में मोदी जी का नेतृत्व, आज अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इन सब का जो नेतृत्व है मोदी जी के मेन लीडरशिप में, वो अल्टीमेट है, वो मेरिट बेस्ड है, वो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, उनका फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। तो जो सही काम करेगा, जो परफॉर्म कर रहा है, ये पॉलिटिक्स जो चल रही है, परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स चल रही है आज भारतीय जनता पार्टी में। तो जब आप संगठन के लिए, विचारधारा के लिए, राजनीति के लिए, पार्टी के लिए अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो वो मोदी जी के नेतृत्व में आपको उचित स्थान निश्चित रूप से मिलता है। और आप द्रौपदी मुर्मू जी का उदाहरण देखिए कि एक आदिवासी वर्ग से 5 दशकों तक कोई देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर नहीं बैठा था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व ने उनको वहाँ तक पहुँचाया। कोई वहाँ पे कोई बोल सकता है क्या कि लाइजनिंग की, कि नेटवर्किंग की, कि चापलूसी की राजनीति द्रौपदी मुर्मू जी ने की होगी? कभी नहीं। लेकिन उसके बाद भी जो देश समाज के हित में, वो निर्णय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी निश्चित रूप से लेते हैं। और उसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी का डंका पूरे देश में बज रहा है। और हमको कहाँ स्थान दिया जाता है, नहीं दिया जाता, वो भी मटेरियल है, क्योंकि पार्टी एक बहुत बड़े बिग कॉज के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रही है। और इस पूरे बिग कॉज में, एक बड़े महायज्ञ में मैं कहीं भी एक छोटी आहुति दे पाता हूं तो अपने आप को मैं खुश महसूस करता हूं, संतुष्ट महसूस करता हूं। वो बहुत गजब का मतलब डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, जब एक अच्छा भला काबिल आईएएस जब पॉलिटिक्स में आ जाता है। आप अच्छा भला घुट गए हैं। खैर, वो द्रौपदी मुर्मू वाले मसले से याद आया, छत्तीसगढ़ में जो समीकरण बदल रहे हैं, चूँकि आप प्रवक्ता भी हैं इसलिए भी ये सवाल है। आदिवासियों को दरकिनार कर दिया गया, ये बातें उठती हैं। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष जो थे आपके, जो आदिवासी वर्ग से आते थे, उनको थैंक यू नमस्ते कहा गया और कहा गया चलिए आप जाइए, अब दूसरे को हम लाएंगे। वर्गवाद, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति से अलग है भाजपा। अभी कुछ देर पहले आप ही कह रहे थे। जो प्रदेश अध्यक्ष है आपका वो पिछड़ा वर्ग, जो नेता प्रतिपक्ष है आपका वो पिछड़ा वर्ग, जिस तरीके से आप चर्चाओं में हैं आपका वर्ग पिछड़ा वर्ग, ये कौन सा बीजेपी क्या कोई कास्ट पॉलिटिक्स का प्रयोग कर रही है छत्तीसगढ़ में, और इसमें ट्राइबल की बलि चढ़ गई, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ब्यूटी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो निर्णय लेना होता है, जो परिवर्तन करने होते हैं, वह भी सहजता के साथ करती है और उसके सभी लोग सहजता के साथ उसे स्वीकार करते हैं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो आपने उदाहरण कहा, विष्णुदेव साय जी को भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, 4 बार वो सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते आए हैं। और इसी तरह से हम बात करें रामविचार नेताम जी को, अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया। नंद कुमार साय जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। रेणुका सिंह जी आज हमारे वर्तमान में केंद्र में मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर द्रौपदी मुर्मू जी का हमने पहले ही चर्चा किया। तो कहीं से बात मान लेना कि आदिवासी समाज के भारतीय जनता पार्टी विरोधी है, ये बिल्कुल कांग्रेस के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि इस तरह का गलत वर्जन क्रिएट किया जाए, जिसको छत्तीसगढ़ प्रदेश की और देश की जनता भली भांति समझती है और ये मुँह की खाएंगे। ये कांग्रेस का वर्जन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबको प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत पर विश्वास करती है और विशेष करके समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को आगे लाने पे पूर्ण रूप से काम करती है। इसके अनेकों उदाहरण पूरे आपको मिल जाएंगे। ये मेरे सवाल का एक हिस्सा था जिसका आपने एक व्यापक परिदृश्य दे दिया। अब मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा था कि विष्णुदेव साय किस किस पद पर रहे, पर ठीक है। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कास्ट पॉलिटिक्स का प्रैक्टिकल कर रही है क्या आप बीजेपी? पिछड़ा वर्ग ही क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं? देखिए, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े सोच समझ के, मेरिट बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, डेटा ड्रिवन, फीडबैक ड्रिवन डिसीजंस होते हैं। और उसमें हो सकता है आपको कहीं कुछ कॉम्बिनेशन नज़र आए या कहीं कुछ कॉम्बिनेशन नज़र आए। उस समय जब निर्णय लिया जाता है तो अनेक परिस्थितियों और अनेक एंगल को, अनेक दृष्टिकोण को, कोण को समझ के निर्णय लिया जाता है। अब उसमें एक नज़रिया आप देख सकते हैं, जो नज़रिया आपका रखना चाहें। बाकी बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल वे में सोच करके डिसीजन लिए जाते हैं। बाकी आप उसमें कोई इंसिडेंट लगाएं, एक अलग विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबको प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत पर निश्चित रूप से भरोसा करती है और विशेष करके
जो दबे कुचले समाज के हिस्से हैं उनको आगे लाने पर पूरा भरोसा करती है, और मेरिट बेस्ड जहाँ जिसकी जो योग्यता है, जहाँ जिसका जो उपयोग है संगठन में, वह भी करती है। आपका नज़रिया हो सकता है कि आप उसे किसी नज़रिए से देखें। आखिरी सवाल है, वो कोरबा का एक वीडियो या कहीं का एक वीडियो कोयला का आपने जारी कर दिया और उसके करीब 1-1.5 महीने के अंदर या कुछ थोड़े समय के बाद आपके खिलाफ FIR हो गई, तो अभी आप मतलब अभी आप फरार हैं या अभी आपने बयान दिया है, ये क्या है उस केस का स्टेटस, कुछ है जानकारी? पुलिस से मेरे को कोई नोटिस नहीं आया है, और वो वीडियो मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया तो बोला 2 साल पुराना वीडियो है। उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ का वीडियो नहीं है। एक चीज़, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता शिकायत कराया गया और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के FIR दर्ज की गई है। राजनीति में इस सब परिस्थितियों को मैं बिल्कुल सहजता के साथ स्वीकार करता हूँ। ये सब चुनौतियाँ हैं, और कांग्रेस की जिस तरह की द्वेषपूर्ण बदलाव की राजनीति, बदला लेने की राजनीति जो होती है, वो करते रहते हैं, और उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार हैं। हम सशक्तता के साथ, और कोयला के जो माफिया हैं उनके खिलाफ FIR नहीं किया गया, और उस वीडियो को जारी करने वाले के खिलाफ FIR हो गया। बाद में IT का रेड हुआ तो कोयला के दलालों के पास 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये प्रेस रिलीज में लिखा है IT डिपार्टमेंट ने, अधिकारियों के द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन, इलेक्शन में फंडिंग, जो बेनामी प्रॉपर्टी है उनमें इन्वेस्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के आधिकारिक बयान में लिखा हुआ है। तो जो बातें मैं उजागर कर रहा था तो वो तो प्रमाणित हो गई हैं एक तरह से। अभी कई अधिकारियों को मैं सुना हूँ कि नोटिस आ चुका है, वो जवाब दे रहे हैं, कई लोगों के केस मतलब आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें मैं लगातार सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे होंगे। तो ये जो बातें उठा रहा था तो प्रमाणित हो गया। तो वीडियो में क्या जारी किया, उसके बजाय माफियाओं पर फोकस करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। आप अपने आप को 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद चुनाव हैं, कहाँ पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो भूमिका देगी वो भूमिका का निर्वहन करूंगा। मैं नहीं सोचता कि 2 साल बाद कहाँ रहूँगा, कल कहाँ रहूँगा। आज मेरा जो दायित्व है उस पर मैं फोकस करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे OP चौधरी। और जैसा कि मैंने सवाल जवाब के बीच के क्रम में कहा, थैंक यू, सवाल जवाब के बीच के क्रम में कहा कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। एक अच्छा खासा प्रशासनिक अधिकारी जब राजनेता हो जाए और घाघ राजनेता बनने की ओर बढ़े तो जवाब निकालना बड़ा थोड़ा जटिल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये स्पष्ट है कि OP चौधरी की जो पृष्ठभूमि है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि हो या जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी जो शैली है कि सबसे सधे किसी से बिगड़े नहीं, कम से कम BJP के अंदर ये नीति लाभदायक है। मगर कितनी और कहाँ तक और कब तक इसके नतीजे होंगे, इसका इंतज़ार करना होगा। याज्ञवल, द सूत्र, रायपुर। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।